एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज मैं रवि झा आपके साथ मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। आमतौर पे हम सभी लोगों को पता है कि अब आपके बिहार पीसीएसजी एग्ज़ाम में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और जब आप इसके ओवरऑल सब्जेक्ट को कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उनकी संख्या लगभग नहीं बल्कि है एग्जैक्ट 18। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे लास्ट 29 अप्रैल से एक बैच आपका चल रहा है। दैट बैच इज़ कॉल्ड इन द नेम ऑफ रैपिड रिवीजन, जहाँ पर मेरे द्वारा हर वो सब्जेक्ट जो कि आपके बिहार पीसीएसजी सिलेबस का पार्ट है उसका एक रैपिड और क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज किया जा सके। और इसी के दूसरे पहलू में आपके साथ मैं समय समय पे अलग अलग सब्जेक्ट के डिफरेंट एमसीक्यूज़ को लेकर भी आता हूँ, क्योंकि आप लोगों की एक डिमांड ये भी रहती है कि सर एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम लोग इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इसका सही जवाब ये है तो वो जवाब क्यों है। यहाँ पे जो सबसे पहला जवाब आपका निकल कर आ रहा है वो आता है कि मध्यस्थम करार आपका किस प्रकार का होगा। क्या वो लिखित होगा, मौखिक होगा, लिखित व मौखिक दोनों होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो जब हम देखते हैं तो इसका जो सही जवाब आपको देखने को मिलेगा वो ये कहता है कि वो करार आपका पूर्ण रूप से लिखित होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 का भाग 1 किस जगह पर लागू होता है, तो आमतौर पे वह स्थान आपका भारत के अंतर्गत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक परिभाषा आपकी दी गई है कि पक्षकार। अब सवाल ये है कि पक्षकार को क्या परिभाषित करना है, ये तो जब आप धारा 2 के सब क्लॉज एच को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन एग्ज़ाम में ऐसी संभावना हो सकती है कि वो आपसे ये पूछ ले कि बताइए पक्षकार को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो वो धारा 2 के सब क्लॉज एच में आपको परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विधिक प्रतिनिधि क्या होता है, या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, या इसको कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक्सप्लेन किया गया है धारा 2 के सब क्लॉज जी के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को किस जगह पर परिभाषित किया गया है, तो यह आपका एक्सप्लेन किया गया है धारा 2 के सब क्लॉज एफ के तहत। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मध्यस्थम एवं सुलह न्यायालय अधिनियम का क्या उद्देश्य है, तो अगर हम इसके उद्देश्य को देखते हैं तो प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित करना भी इसका उद्देश्य है, प्रवर्तन से संबंधित विधि को संशोधित करना भी इसका उद्देश्य है, और प्रवर्तन से संबंधित विधि को परिभाषित करना भी इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम पंचाट को परिभाषित किया गया है, तो आमतौर पे ये परिभाषा आपकी बताई गई है धारा 2 के सब क्लॉज सी के तहत। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 में मध्यस्थम को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका धारा 2 के सब क्लॉज ए के तहत। उसके बाद यहाँ पे अगर अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि मध्यस्थम एवं सुलह न्यायालय अधिनियम 1996 का अधिनियम संख्या क्या है, तो इसकी अधिनियम संख्या आपको देखने को मिलती है आमतौर पे 26। और अधिनियम संख्या का तात्पर्य ये होता है कि उस साल में ये 26वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में परिभाषा खंड किस जगह पर दिया गया है, तो ये खंड है आपका धारा 2 के अंतर्गत। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में टोटल कितने भाग होते हैं, तो टोटल भागों की संख्या है आपकी 4। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 2016 परिवर्तन में आया, तो आमतौर पे ये विचारधारा आपको देखने को मिलती है 23 अक्टूबर सन 2015 से। उसके बाद अगले सवाल में आपसे ये पूछा जाता है कि मध्यस्थम अधिनियम हुआ था। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये अधिनियम की डेट को लेकर आपसे चर्चा कर रहा है, तो ये डेट होगी आपकी 16 अगस्त 1996। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम आपका
कब प्रवृत्त हुआ था? तो ये प्रवृत्त हुआ था आपका 22 अगस्त 1996 को। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि माध्यास्थम से अभिप्रेत क्या है, तो कोई माध्यास्थम जो चाहे स्थायी माध्यास्थम संस्था द्वारा किया गया हो या ना किया गया हो, ये सारी चीज़ें आपके माध्यास्थम से ही अभिप्रेत हैं। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि माध्यास्थम अधिकरण से आपका क्या तात्पर्य निकलता है, तो ये बात करता है एकमात्र मध्यस्थ के द्वारा या मध्यस्थों के द्वारा करार के द्वारा। उसके बाद जब हम लोग देखें कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा बाध्य नहीं किया जाएगा, तो आमतौर पे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बाध्य नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुदोष आदि का प्रवर्धन कहाँ पर किया गया है या प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो वो प्रावधान आपको देखने को मिलता है धारा 9 के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि माध्यास्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा आपकी किससे संबंधित है, तो इस धारा का जिक्र आपको देखने को मिलता है न्यायालय द्वारा लिए गए अंतरिम उपाय से। उसके बाद ये सवाल आपसे बेसिकली केस लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो पूछता है कि धारा 9 यदि अपीलार्थी ने संबंधित कार्य संविदा पूर्ण कर लिया है, तब कार्य के लिए सुरक्षित रखी गई बैंक गारंटी को किसी अन्य कार्य संविदा के उल्लंघन के एवज में बैंक से कैश नहीं कराया जा सकता है। संविदा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। तदनुसार अंतरिम आदेश किस वाद में जारी किया गया था, तो ये केस आपको मेशर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रमन आयरन फाउंड्री और यूनियन ऑफ इंडिया फाउंड्री, इन तीनों ही केसेस में इस बात का जिक्र किया गया है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि धारा 7 के खंड 3 के अनुसार मध्यस्थम करार आपका क्या होता है, तो ये करार आपका लिखित रूप में ही होगा। उसके बाद जब हम लोग देखें कि मध्यस्थम करार आपका प्रावधानित किया गया है, तो ये आपका किया गया है धारा 7 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि किस धारा का उद्देश्य है कि प्रक्रिया में न्यायालयी हस्तक्षेप को यथासंभव कम करना है, तो आमतौर पे इसका जिक्र धारा 5 के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि माध्यास्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा आपत्ति करने के अधिकार के अधित्यजन के बारे में प्रावधान करती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है धारा 4 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि किसने माध्यास्थम को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये मध्यस्थम अधिकरण में निर्णायक का कार्य करते हुए अपना फैसला सुनाते हैं, जिसे कि पंचाट निर्णय या अवार्ड कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपके रेमेल का था। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि मध्यस्थम करार लिखित रूप में यदि वह, अब आमतौर पे यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में, पत्रों के आदान प्रदान, टेलीक्स, दूरसंचार आदि के साधनों में और दावे और प्रतिरक्षा के आदान प्रदान में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि माध्यास्थम विवाद के पक्षकार आपके कहे जाते हैं, तो वो दावेदार और प्रत्युत्तरदाता दोनों ही कहे जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पक्षकार या मध्यस्थ द्वारा माध्यास्थम की सूचना जाने के तरीके का उल्लेख किया गया है, तो वो उल्लेख है आपका धारा 3 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि माध्यास्थम विधि को क्या माना जाता है, तो इसका जिक्र आपको उपचारी विधि के रूप में माना जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि स्थानपन्न मध्यस्थ की नियुक्ति किसके अंतर्गत की जाती है, तो आमतौर पे इसका जिक्र आपको न्यायालय के द्वारा देखने हुए मिलता है। उसके बाद कुछ सवाल आपको सम्मिलित रूप में देखने को मिलते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अपने लेवल पे डिटेल में देख लीजिएगा। पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस विचारधारा का कहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद जब हम अगले सवाल को देखते हैं, तो ये बात करता है कि धारा 11 के अधीन पारित आदेश आपका क्या होता है, तो ये आदेश आपका होता है प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मध्यस्थों की संख्या क्या होगी, सम होगी, विषम होगी या दोनों होगी या दोनों में से कोई नहीं होगी, तो यहाँ पर जो संख्या होती है वो आपकी विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम और सुलह संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस धारा में संशोधन आपका नहीं किया गया है, तो वो धारा है आपकी 10। उसके बाद जब हम लोग देखें कि किस धारा के अंतर्गत प्रक्रिया के नियमों का अवधारण किया गया है, तो वो धारा है आपकी 19।
उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक पक्षकार को अपने को प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर भी प्रदान किया जाएगा, तो इसका जिक्र धारा 18 के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जहां मध्यस्थम करार के पक्षकार मध्यस्थ के आदेश के पर्यवसान के लिए सहमत हो गए हों, वहां ऐसे आदेश के पर्यवसान के लिए पक्षकारों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है और ये विचारधारा आपको सिविल न्यायालय के अंतर्गत देखने को मिलती है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम अधिकरणों की अधिकारिता का विनिर्णय किया जाएगा, तो ये विनिर्णय किया जाता है स्वयं मध्यस्थम अधिकरण के द्वारा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में विनिर्णय किस धारा में प्रावधानिक है, तो इसका जिक्र धारा 16 के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किए जाने के बारे में प्रक्रिया का जिक्र कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो वो आपको देखने को मिलता है धारा 15 के सब क्लॉज 2 के तहत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि अपनी अधिकारिता पर शासन की मध्यस्थम अधिकरण की सक्षमता के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, तो वो सेक्शन है आपका धारा 16। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम के स्थान का अवधारण होता है किसके अंतर्गत, तो वो पक्षकारों के करार के द्वारा और करार के अभाव में मध्यस्थम के अधिकरण के द्वारा भी। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो बात करता है कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा आदेश की समाप्ति और मध्यस्थ के प्रतिस्थापन के बारे में प्रावधान करता है, तो वो धारा है आपकी 15। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कार्य करने में असफलता या असंभवता के बारे में उपबंध किया गया है और ये विचारधारा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है धारा 14 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि कोई पक्षकार मध्यस्थ पर आक्षेप कर सकेगा और इसका जिक्र आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये बात करता है आपसे गठन के 15 दिन के भीतर, यानी कि अगर आपको उसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका जिक्र आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ सूची को आपको सम्मिलित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ पे जब आप देखते हैं कि आमतौर पे मध्यस्थों की संख्या या आपका जो धारा ए है या धारा 10 है, 11 है, 12 है और आपकी 13 है, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की कौन सी धारा मध्यस्थम अधिकरण पर आक्षेप करने की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करता है, तो उसका जिक्र आपको धारा 13 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी देखिए एक सवाल जो आक्षेप करने की प्रक्रिया है 4 और 4 का जवाब आपको देखने को मिलता है 4 के अंतर्गत, यानी धारा 13 के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल मिला के अगर आप ऐसे भी छोटे छोटे सवालों को समझते हैं तो उसका जवाब आपको आसानी से मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मध्यस्थम पंचाट को आपस्त करने के लिए न्यायालय में पक्षकारों को देना होगा, तो इसका जिक्र आपको आवेदन पत्र के रूप में देखने को मिलता है। और मध्यस्थम पंचाट का दिया जाना और कार्यवाहियों का समापन किस अध्याय में किया है, तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है अध्याय 6 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम का प्रावधान कहाँ पर जिक्र किया गया है, तो इसका जिक्र आपको धारा 28 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज खा में आपको देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं कि किस धारा में विवाद के सार को लागू नियम करने का प्रावधान किया गया है, तो यह आपको देखने को मिलता है धारा 28 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करें कि मध्यस्थम करार बनाए जाने के पश्चात प्रत्येक पक्षकार को दी जाएगी, तो पंचाट की एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि उसको दी जाती है। और यहाँ पे फिर आपका एक सवाल सूची के सम्मेलन से पूछा गया है, जहाँ पर आमतौर पे आपको पता होना चाहिए कि साधारण उपबंध का जिक्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मध्यस्थम करार आपका किस चैप्टर से संबंधित है, मध्यस्थम अधिकरार की संरचना कहाँ पर बताई गई है, मध्यस्थम अधिकरणों की अधिकारिता कहाँ पर बताई गई है और मध्यस्थम कार्यवाही को संचालन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब हम इस सवाल के सही जवाब को देखते हैं तो जो विकल्प ए है ये आपको एक सही उत्तर देता है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग अपने लेवल पे इसको अपने बुक से ज़रूर टैली कर लीजिएगा। और उसके बाद
अगला सवाल है आपका कि जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार ना किया गया हो, मध्यस्थम अधिकरण किसी पक्षकार के अनुरोध पर अंतरिम उपाय करने के लिए आदेश दे सकेगा और वो आदेश होता है जैसा वह उचित समझे। तो ये आपके आर्बिट्रेशन एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां कह सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कह सकते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो चूंकि अब आपके पास वक्त बहुत ही कम है, तो जाते जाते इनको भी देख लीजिएगा। और अगर आप रैपिड रिवीजन बैच में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप इस डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का टारगेट फॉर IQ पर अपना विश्वास बनाए रखें।